हेलो एवरीवन। सो केन्स टेक्नोलॉजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कंपनी के Q2 के रिजल्ट, कॉन कॉल एंड जो कुछ कंसर्न है इनके बिजनेस को लेकर के। एक तो गाइडेंस थोड़ा सा इन्होंने मिस किया है, फिर और जो इन्होंने आउटलुक दिया था वर्किंग कैपिटल पे, रिसीवेबल्स पे, उस पे थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस ठीक नहीं लग रहा है बिजनेस का। उस पे क्या कंसर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस इन्होंने कुछ न्यू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस वगैरह करे हैं, उस पर भी बात करेंगे एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बार डिटेल में हमने कवर किया, वेल्डिंग वगैरह आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो ये एक ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। कंपनी की जो प्रोमोटर हैं रमेश कुनिकनन जी, इन्होंने 1988 के अराउंड बिजनेस को स्टार्ट किया था। बैकग्राउंड से खुद ये इंजीनियर हैं। इंडिया में, जर्मनी में इनको मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्ट इन्होंने किया था एक छोटी से वर्कशॉप से एंड आज आप देखोगे तो ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज को ये कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह सप्लाई करते हैं। तो बिजनेस वाइज आप देखोगे ना, प्रोडक्ट सर्विसेज तीन काम ये कंपनी करती है। पहला इनका बिजनेस है पीसीबीए का। पीसीबीए मतलब हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखो, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी गैजेट आप देखो, उसपे आपको ना एक ग्रीन कलर का वो बोर्ड दिखता है, वही है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो केन्स टेक्नोलॉजी क्या करता है, उसपे वो सारे कंपोनेंट सर्किट वगैरह लगाने का काम करता है। कैपेसिटर, रजिस्टर, जितने भी सारे चिप्स वगैरह होते हैं, सर्किट्स वगैरह होते हैं, वो सारी ये कंपनी लगाती है, अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। ये इनका पहला डिवीजन है। फिर इसी में एक आता है आपका बॉक्स बिल्ड। बॉक्स बिल्ड क्या होता है, तो जैसे एक तो है कि मैं सिंपली पीसीबी असेंबल करके दे रहा हूं। दूसरा है कि ये पीसीबी किस एंड प्रोडक्ट में यूज होगा, मोबाइल में यूज होगा, लैपटॉप में यूज होगा, टीवी में यूज होगा। तो बॉक्स बिल्ड का मतलब ये है कि वो जिस एंड प्रोडक्ट में यूज होना है ना, उसमें उसको इंस्टॉल करके मैं एक तरीके से रेडी टू यूज प्रोडक्ट जो है वो अपने क्लाइंट को सप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका बॉक्स बिल्ड वाला डिवीजन। फिर तीसरा आपका आता है ओडीएम। ओडीएम मतलब डिजाइनिंग वाला। तो यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी एज अ सेकंड ब्रेन एक्ट करता है अपने क्लाइंट के लिए, और डिजाइनिंग से लेकर के इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई वगैरह का काम कंपनी खुद करती है अपने फैक्ट्री के अंदर। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वाला जो सेगमेंट है ये इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लाता है और बाकी वाले सेगमेंट में नॉर्मल मार्जिन है कंपनी के। तो ये इनका प्रोडक्ट वर्टिकल हो गया। नाउ अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे, इंडस्ट्रीज वाइज देखोगे कहां कहां पे ये कैटर करते हैं, तो मेनली दो इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है केन्स को। पहला है आपका इंडस्ट्रियल, जिसमें स्मार्ट मीटर भी आता है, अराउंड 40 से 50% रेवेन्यू उनका वहीं से आता है। फिर दूसरा है आपका ऑटोमोटिव, तो लगभग 25 से 30% रेवेन्यू कंपनी का उस पर्टिकुलर वर्टिकल से आता है। इसके अलावा इनका एक्सपोजर रेल में भी है, एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, आईटी में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आपका इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अभी इनके Q2 के रिजल्ट देखते हैं एंड आगे की चीजें कैसे लग रही है उस पर डिस्कशन करते हैं। सो रेवेन्यू अगर हम देखें सेकंड क्वार्टर में तो 58% की ग्रोथ है कंपनी की, एंड ये सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है कंपनी का। इससे पहले आई थिंक इन्होंने 990 करोड़ का रेवेन्यू किया था Q4 ऑफ FY25 में, और अभी इस क्वार्टर में 906 करोड़ का रेवेन्यू किया है। लेकिन इसमें इन्होंने गाइडेंस को मिस किया है। इनका फर्स्ट क्वार्टर हमने डिस्कस किया था तो लगभग 34% की ग्रोथ थी Q1 में रेवेन्यू में, जबकि पूरे साल का कंपनी का गाइडेंस है आई थिंक मोर देन 60% की ग्रोथ का, 4500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो वहां पे इन्होंने गाइडेंस को मिस किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि Q2 में ना हमारे ऑर्डर्स जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे, एंड स्पेसिफिकली नंबर्स इन्होंने गाइड किया था Q2 के लिए 1000 करोड़ का। तो लेकिन एक्चुअल नंबर कितना आया, 906 करोड़ का। तो थोड़ा सा गाइडेंस यहां पे मिस हुआ है कंपनी का। बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे कंपनी की, इबिटा हो, इबिटा मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या पैट मार्जिन हो, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। आई मीन इबिटा मार्जिन हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि पूरे साल का गाइडेंस है 50 से 100 बेसिस पॉइंट का है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा और मैनेजमेंट ने बोला कि इसको आने वाले क्वार्टर्स में हम मेंटेन रखेंगे। तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। आई मीन वाई आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है मार्जिन के अंदर। फिर प्रॉफिट कंपनी के डबल से ज्यादा हो गए, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ अच्छी है। ऑर्डर बुक अगर हम देखें कंपनी का वाई लास्ट ईयर था 5400 करोड़, इस बार आपका 8000 करोड़ के आसपास है। तो मतलब 48-49% की ग्रोथ है कंपनी के ऑर्डर बुक के अंदर। अब ये जो ऑर्डर बुक वाली कंपनीज होती है ना, इनमें मार्केट ये एंटिसिपेट करता है कि जब भी इनके ऑर्डर बुक का ग्रोथ स्लो होने लग जाए, इसका मतलब आगे चल के इन कंपनी के रेवेन्यू स्लो हो सकते हैं, मार्जिन कम हो सकते हैं, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल शक्ति पंप है। जैसे लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं ऑर्डर बुक जो पहले हुआ करता था 2000, मोर देन 2000 करोड़, उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है और रेवेन्यू का बेस बढ़ता जा रहा है। तो अगर कंपनी को सेम पेस से ग्रो करना है और ऑर्डर बुक नीचे आ रहा है, तो मतलब वो चीजें मैच नहीं हो रही है, और उसी का हम देख भी रहे हैं कि कंपनी के लास्ट 2-3 क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होती जा रही है। आई मीन ये बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है।
कोई भी बिजनेस आप पकड़ो, चाहे आप ईएमएस कंपनी को देखो, बैंक को देखो, रिटेल कंपनी को देखो, एफएमसीजी कंपनी को देखो, कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस बनाई है ना तो उसका सबसे पहला काम ही यही है कि प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट नहीं बनाना है तो आप बिजनेस बनाई क्यों रहे हो? तो जो भी आपको चीज देखनी है ना, वो हमेशा हर एक बिजनेस में ये देखनी है कि वो ये चीज उस बिजनेस की अर्निंग ग्रोथ को और बढ़ा सकती है या उसकी अर्निंग ग्रोथ को सस्टेन रख सकती है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो बिजनेस की अर्निंग ग्रोथ को नीचे की तरफ ला सकती है या अर्निंग ग्रोथ उनका थोड़ा सा एक तरीके से स्टैग्नेंट हो सकता है, वो उस स्टॉक के लिए नेगेटिव है। मार्केट और इन्वेस्टर कभी भी उस स्टॉक को उस केस में रिवॉर्ड नहीं करेगा। आप देखोगे स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में आ जाएगा। शक्ति पंप अगेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है। तो हमेशा ना फ्रेमवर्क अपना जो है वो सिंपल रखना है कि अर्निंग ग्रोथ के लिए ये अच्छा है या बुरा है, उसी तरीके से सोचना है हमको। तो लेकिन इनके केस में अगर हम देखें तो ऑफकोर्स ऑर्डर बुक की ग्रोथ अच्छी चल रही है कंपनी की। देन इनके रिटर्न रेशियोज अगर आप देखोगे ना, आरओसी, आरओई, ये नंबर काफी अफेक्ट हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। अब इसके दो रीजन है। पहला तो ऑफकोर्स आपका वर्किंग कैपिटल इतना हाई है, तो इस कंपनी को आप देखोगे इतने हाई रेट से अगर ग्रो करना है 50-60% से, तो हर 6 महीने 1 साल में ये क्यूआईपी रेज करते रहते हैं, इक्विटी का बेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, इन्होंने एक्सपेंशन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली किया है। आई मीन अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे ना FY24 का, तो आई थिंक इनके फिक्स एसेट थे 300 करोड़ के आसपास। अभी FY26 मतलब फर्स्ट हाफ की बैलेंस शीट आई है और आप फिक्स एसेट देखोगे कंपनी के 1600 करोड़ से ज्यादा हो गए, यानी कि मोर देन 5x इंक्रीज है कंपनी के फिक्स एसेट में सिर्फ लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर। तो ऑफकोर्स जब आपका एसेट बेस इतना तेजी से इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, रिटर्न रेशियोज आपके इंपैक्ट हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से समझो कि पहले मेरी एक दुकान थी, उस दुकान के ऊपर मैं 25% का आरओसी बनाता था, लेकिन अब एकदम से मैंने 5 दुकानें ओपन कर दी, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एसेट बेस बढ़ गया, तो उनको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो वही वाला फेस चल रहा है इस कंपनी के लिए। देन वर्टिकल वाइज अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मिक्स मोर और लेस सेम है लास्ट ईयर की तरह। ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल ने लीड किया है मेनली। सेगमेंट वाइज आप देखोगे तो कंपनी का जो ओडीएम वाला सेगमेंट है ना, ओडीएम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का, इसमें इस बार फर्स्ट हाफ में 30% का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर 1% का रेवेन्यू था। माइट भी ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। देन ग्रॉस ब्लॉक जो हमने डिस्कस किया, सेम एसेट बेस आप वाई भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 3x इंक्रीज है कंपनी का, एंड इसीलिए एसेट टर्नओवर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन नेट वर्किंग कैपिटल डेज तो हाई है ही कंपनी के, और रिसीवेबल डेज जो हमने Q1 में भी डिस्कस किया था, अभी भी आप देखोगे फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट डबल हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अच्छे नंबर्स हैं, गाइडेंस थोड़ा सा मिस किया है वो नेगेटिव है, लेकिन मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। अब वर्किंग कैपिटल डेज, रिसीवेबल वाला पार्ट, प्लस आपका पूरे साल का कैसा आउटलुक है, उसके ऊपर बात करते हैं कि मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री रही है। सो एक तो हमने जैसे लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि ये जो कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, ये ईएमएस से ईएसडीएम की तरफ अब ट्रांसफॉर्म कर रही है। यानी कि पहले मैं सिर्फ असेंबली वगैरह का काम करता था, अब मैं प्रोडक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, सब कुछ मैं खुद करूंगा। तो मतलब वैल्यू चेन में मैं आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूं। सो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है ये कंपनी अभी। देन ओसैट की जो इनकी फैसिलिटी है सानंद में, सेमीकंडक्टर की जो फैसिलिटी है, कंपनी का कहना है कि हमने इस क्वार्टर में इंडिया का फर्स्ट कमर्शियली मैन्युफैक्चर मल्टी चिप मॉड्यूल जो है वो क्लाइंट को सप्लाई किया। मल्टी चिप मॉड्यूल मतलब जो आपके हाई एंड जो टेक वाली इंडस्ट्रीज होती है, जैसे ईवी हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वहां पे उसका यूज होता है। तो ये कंपनी ने किया है। इसमें इन्होंने मतलब इनका कोलैबोरेशन था अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ में। ये ग्लोबली सेमीकंडक्टर वाले वर्टिकल में काफी बड़ी कंपनी है, डिजाइनिंग और सप्लायर का काम करती है ये। इसके साथ में एंकर कस्टमर्स कौन थे कंपनी के, तो एक तो ये अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर प्लस एलएनटी सेमीकंडक्टर, इनको इन्होंने ये सप्लाई करा है। देन एक नया स्ट्रेटेजी कोलैबोरेशन किया इन्होंने, इन्फिनियन कंपनी है ये, जर्मन की कंपनी है, जर्मनी की, एंड इसमें ये MEMS बेस्ड ट्रू वायरलेस स्टीरियो पैकेजिंग के लिए इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है। इसका मतलब क्या है, MEMS का मतलब हो गया बेसिकली आपका माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। सो ये बेसिकली चिप होते हैं जिसमें सेंसर और मैकेनिकल पार्ट्स दोनों होते हैं। तो आपका कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये यूज होता है। ट्रू वायरलेस स्टीरियो क्या हो गया, जो आपके ये वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, ईयरबड्स हो गया, उसमें ये आपका यूज होगा। तो कंपनी ने इस पार्टनरशिप के साथ में बेसिकली कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर एंटर करा है। और अभी आप केन्स का ओवरऑल रेवेन्यू वर्टिकल जो अभी हमने देखा, तो ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल से ज्यादा रेवेन्यू लाते हैं। कंज्यूमर सेगमेंट आई थिंक इनका बहुत लो सिंगल डिजिट में 1 से 2% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इससे क्या होगा, कंपनी को उस सेगमेंट में भी एक तरीके से एंट्री मिल गई और वहां पे अच्छा ग्रोथ फोरकास्ट है कंपनी के लिए। मतलब उस सेगमेंट में भी कंपनी यहां पे सप्लाई वगैरह करना स्टार्ट करेगी। पीसीबी का जो इनका प्लांट है चेन्नई में,
उसके सेकंड फेज का अप्रूवल मिल गया है एंड एज वी ऑल नो कि वो सेगमेंट बहुत हाई रेट से ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है। सिर्फ पीसीबी का मार्केट इंडिया में एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये आपका ईवी की वजह से आपके आपके बाकी सारे सेक्टर्स में जो उसका यूज हो रहा है 20% के कैगर से ये पूरा मार्केट ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट कंपनी वही कह रही है कि ये हमारे लिए बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। फिर वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब पहले ये पीसीबी जो है वो बाहर से सोर्स करते थे, अब कंपनी खुद पीसीबी बनाएगी। एचडीआई पीसीबी हो गया, फ्लेक्सपोर्ट पीसीबी हो गया, ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करेगी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्योंकि आप कर रहे हो तो आपका पूरे सप्लाई चेन पे कंट्रोल अच्छा आ गया, रॉ मटेरियल पे कंट्रोल अच्छा आ गया और आपके लिए मार्जिन एक्रेटिव भी होगा। और साथ में आप पैरेलल इंटीग्रेशन कर रहे हो क्योंकि मैं पहले सिर्फ पीसीबी असेंबली करता था, अब मैं सेमीकंडक्टर में एंटर कर गया हूं ओसैट के अंदर, ओसैट वाले सेगमेंट के अंदर। देन रिसीवेबल वाला पार्ट, अब हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, इनकी जो पिछले 1-1.5 साल में रिसीवेबल्स एकदम से इतने इंक्रीज हो गए हैं ना, उसका एक बड़ा रीजन है स्मार्ट मीटर में एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, जिसके जो पेमेंट टर्म्स है अपने क्लाइंट्स के साथ में वो ठीक नहीं है। मतलब काफी लॉन्ग पेमेंट टर्म्स है। आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट और सर्विस अभी डिलीवर कर दिया, लेकिन उसका जो मुझे पेमेंट है ना वो 12 महीने के बाद मिलेगा या 18 महीने के बाद मिलेगा, 1 से 1.5 साल के बाद मिलेगा। तो अब क्योंकि केन्स ने उस कंपनी को एक्वायर किया है तो इनको वो ऑब्लिगेशंस वो सारी फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि हम इसका ना इनवॉइस डिस्काउंटिंग कराएंगे। इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब वो आप किसी बैंक, किसी एनबीएफसी को सेल कर दोगे और उससे आप मतलब लिक्विडिटी आप अपनी इंप्रूव कर लोगे, उससे आप कैश ले लोगे। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 60 करोड़ के रिसीवेबल जो हैं उसको इनवॉइस करवाया है, मतलब लिक्विडिटी कंपनी के लिए आई है। एंड ये कॉन्फिडेंट है कि जो नेक्स्ट हाफ है ना हमारे लिए, मतलब सेकंड हाफ, अगला जो 6 महीना है, उसमें हम बाकी का जो 300 करोड़ है उसकी भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग करा लेंगे और हमारा लिक्विडिटी वहां से इंप्रूव हो जाएगा। प्लस कंपनी कह रही है फर्स्ट हाफ में आपको जो हमारा कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिला है, उसका भी बड़ा रीजन यही है कि रिसीवेबल्स इतने ज्यादा अभी तक पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज, हमने सेकंड क्वार्टर के एंड में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप करी है, बिकॉज सेकंड हाफ में हमारे पास में ऑर्डर्स की पाइपलाइन बहुत अच्छी है, तो हमको उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हमने इन्वेंट्री बिल्डअप करी है। तो जैसे ये सेकंड हाफ में हमारा ग्रोथ आप देखोगे 50-60% के रेंज में आएगा, जो हमने फर्स्ट हाफ में लगभग 40-45% के रेंज में किया है। तो जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इन्वेंट्री हमारा कम होगा, रिसीवेबल हमारा नॉर्मलाइज होगा, तो हमारा कैश फ्लो भी कंपनी कह रही है पॉजिटिव दिखेगा आपको सेकंड हाफ के अंदर। तो ये इनका ओवरऑल गाइडेंस है। देन जो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस मिस किया है, सो कंपनी कह रही है कि अगर आप ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी देखो तो वो आपको हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का विजिबिलिटी देता है कि मतलब कितना रेवेन्यू हम कर सकते हैं। अब किसी एक क्वार्टर में होगा 50-100 करोड़ कम हो जाएगा, किसी एक क्वार्टर में 50-100 करोड़ हम ज्यादा कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने सेम गाइडेंस अभी भी मेंटेन रखा है। 4500 करोड़ का इनका रेवेन्यू का टारगेट है इस साल का, जिसमें से आई थिंक 4230 या 4250 करोड़ ये प्लान कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस से, ईएमएस बिजनेस से। इसके अलावा 170 से 180 करोड़ इनका वो जो एक्विजिशन है ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक, वहां से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बाकी का जो पेंडिंग है वो इनके ओसैट बिजनेस से आएगा, जो Q4 में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट होगा। तो वो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। प्लस मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आप सिर्फ रेवेन्यू मत देखो, इसके साथ में आप अगर हमारे मार्जिन्स देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, तो उसमें हम हमारे गाइडेंस से बहुत बेटर कर रहे हैं। और रही बात एक जो वीक पॉइंट है अभी हमारा वर्किंग कैपिटल का, रिसीवेबल्स का, हाई इन्वेंट्री का, वो भी हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा सेकंड हाफ के अंदर। प्लस एक और चीज ये कंपनी कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल को और इंप्रूव करने के लिए, वीएमआई ये यूज कर रहे हैं, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, कुछ ऐसा होता है। सो इन्होंने लास्ट ईयर भी बोला था, हमने भी डिस्कस किया था एक ऑन कॉल में, कि ये कंपनी पहले इस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रही थी, लेकिन अब इसको ये स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड हाफ के अंदर। इसमें क्या होगा, केन्स का जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जो भी इन्वेंट्री ये यूज करते हैं ना, ये खुद मैनेज नहीं करेंगे। इनके जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो बेसिकली इनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग की क्या आगे प्रोडक्शन का पाइपलाइन है, ग्रोथ का क्या फोरकास्ट है, ऑर्डर बुक किस तरीके से कंपनी का काम कर रहा है, ये सारी चीज देखते हुए इनके वेंडर्स इनके इन्वेंट्री का इनको मैनेज करेंगे। तो मतलब इनको खुद से रॉ मटेरियल कब लाना है, कब सप्लाई करना है, कब कहां उसको स्टोर करना है, ये सारा इनको नहीं करना पड़ेगा, वो सारा इनका वेंडर करेगा। तो वहां से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा सेकंड हाफ के अंदर। तो ये सारा इनका गाइडेंस है। देन पीसीबी वाला पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एग्जैक्ट मार्जिन तो नहीं बताया इन्होंने अभी कि पीसीबी बिजनेस से कितना मार्जिन आएगा, बट मार्जिन एक्रेटिव होगा। मार्जिन एक्रेटिव होगा, बहुत सिंपल रीजन है ना कि पहले आप मतलब पीसीबी बाहर से ले रहे हो, अब आप वो खुद बना रहे हो, इन हाउस बना रहे हो, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, मार्जिन आपके लिए वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगे। और उसमें भी कंपनी जो है वो हाई एंड पीसीबीज के अंदर जा रही है, मतलब आपके जो फ्लेक्स बोर्ड पीसीबीज होते हैं, जो फोल्डेबल डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं, स्मार्ट गैजेट्स के अंदर यूज होते हैं, उसमें वो उसके अंदर कंपनी एंटर कर रही है। आई मीन अनलाइक जो आपका सिंगल लेयर पीसीबी होता है, जैसे आपका वो रिमोट वगैरह जो सिंपल डिवाइसेस है उसमें यूज होता है, उसमें तो मार्जिन कम है। तो ये दोनों चीजें कंपनी के मार्जिन में कंट्रीब्यूट करेगी। फिर
इसमें कंपनी को वो पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ये प्रोडक्शन करते हैं हर एक साल के अंदर, उसमें कंपनी को पीएलआई का बेनिफिट भी मिलेगा। देन जैसे हम बार बार देखते हैं कि अगर आपका B2B बिजनेस में बहुत कॉमन है ये कि अगर आप अपना वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने जाते हो तो आपको मार्जिन पे हिट लेना पड़ता है। जैसे केन्स टेक्नोलॉजी सॉरी कल्याण ज्वेलर के केस में हमने देखा कि अभी कंपनी के जो पेएबल डेज है वो ज्यादा है, अपने वेंडर को वो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद पैसा देते हैं, तो उनको जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट टर्म्स अच्छे कर रही है। मतलब अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 10 दिन 12 दिन के अंदर हम अपने वेंडर को पेमेंट कर देंगे, तो इससे क्या हो रहा है, उनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमने देखा 2 से 2.5% कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो सेम इनको भी पूछा गया कि आप भी सेकंड हाफ में जो गाइड कर रहे हो कि आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, तो क्या इससे मार्जिन पे हम इंपैक्ट कर सकते हैं? इसका मतलब क्या, फर्स्ट हाफ में जो हमने मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखा वो सेकंड हाफ में सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने का जो गाइडेंस है वो इंटरनल एफिशिएंसी के बेसिस पे है, रादर देन कि हम मतलब मार्जिन पे हिट लें, अपने कस्टमर से कुछ इस तरीके का डील करें कि कम मार्जिन पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो कंपनी कह रही है कि वो जो VMI वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, दूसरा है हमारा रिसीवेबल जो कम हो जाएगा 300 करोड़ का। इस क्वार्टर में इन्होंने 60 करोड़ आई थिंक जेपी मॉर्गन से इन्होंने वो इसकी फाइनेंसिंग करवाई है। और थर्ड है आपका इन्वेंट्री, जो अभी फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सेकंड हाफ में वो आपका कम हो जाएगा जैसे आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये तीनों चीजें आपको हेल्प करेगी कैश फ्लो इंप्रूव करने में और वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करने में। तो ये ओवरऑल इनका आउटलुक है। देन ये जो 8,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमने अभी कंपनी का देखा है, इसमें ये ओसैट और पीसीबी का कोई भी ऑर्डर बुक नहीं है अभी। कंपनी कह रही है ये सारा का सारा ऑर्डर बुक ईएमएस बिजनेस का है। लेकिन ओसैट बिजनेस का जो कंपनी की फैसिलिटी है ना, टोटल कैपेसिटी जो उसकी है, उसका 60% की उसकी जो मतलब फैसिलिटी है, उसका ऑर्डर ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स ने कमिट कर दिया हुआ है। तो जब आप केन्स की मैनेजमेंट को सुनते हो या इनका कॉन कॉल सुनते हो या इनका ये गाइडेंस वगैरह देखते हो कि ओसैट बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अगले 3 साल 5 साल के लिए इसका कितना हाई रेवेन्यू ग्रोथ बताता है और ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ गाइडेंस कितना स्ट्रांग देते हैं, ये वो इसी के बेसिस पे देते हैं कि इनके क्लाइंट के साथ में जो इनका डिस्कशन चल रहा है वो ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है। क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स ऑलरेडी कमिट कर रखे हैं कंपनी को, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के अंदर हम इस रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो वही कंपनी कह रही है कि ओसैट में हमारा 60% जो फैसिलिटी है, टोटल फैसिलिटी का 60% वो क्लाइंट्स की ऑर्डर्स की तरफ से ऑलरेडी कमिट कर दिया गया है। दूसरा, इसमें वही 3500 से 3700 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स जो लगेगा, उसका 25% तो सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड बाकी का कंपनी इक्विटी खुद इन्फ्यूज करेगी और थोड़ा सा डेट का उसमें सपोर्ट लेगी कंपनी। देन ये जो ग्रोथ ये फोरकास्ट कर रहे हैं इस साल का 4500 करोड़ का, इसमें कौन कौन से वर्टिकल सपोर्ट करेंगे? तो एक तो इनका कहना है ऑटोमोबाइल हमारे लिए लगभग 26-27% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, और इसकी जो ग्रोथ है ना वो सेम रहेगी जो कंपनी की ग्रोथ रहेगी। यानी अगर कंपनी 50% से ग्रो कर रही है तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी इनका 50% से ग्रो करेगा। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इस कंपनी के लिए। दूसरा आपका आता है इंडस्ट्रियल, जिसमें स्मार्ट मीटर भी आता है। तो कंपनी कह रही है उसका भी लगभग 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहेगा और ग्रोथ वहां से भी आएगी। तीसरा कंपनी कह रही है रेलवे लास्ट 1 साल पिछला देखोगे ना आप तो बहुत ठंडा गया था। आप एम्बर एंटरप्राइज को सुनो और भी जो कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, उनका ऑर्डर बुक मतलब कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट का पूरा वो फोकस था इलेक्शन के ऊपर, फिर महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। लेकिन इस बार आप इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स भी बढ़ रहा है, प्लस जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो थोड़े से ठंडे बस्ते में चले गए थे, अब धीरे धीरे उनमें एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। सो ये मैनेजमेंट भी कह रही है रेलवे से इस बार हमको काफी अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है। जो कवच प्रोजेक्ट चल रहा है वो, प्लस रेलवे के और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए हमको जो ये ऑर्डर वगैरह मिला है, उसमें अच्छी ग्रोथ है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये दोनों सेगमेंट ना, रेलवे का कवच और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका अगर आप टैम देखोगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो ये 34,000 करोड़ का बनता है। मतलब केन्स के लिए, एम्बर एंटरप्राइज के लिए, एंड एक और आई थिंक कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है वो एमएसएमई ईएमएस स्पेस से, वो भी रेलवे के लिए काम करती है, कवच प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो इन सारी कंपनीज के लिए अगला 4-5 साल जो है वो बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन सारे प्लेयर्स के लिए। देन इसके अलावा कंपनी का एरोस्पेस डिफेंस, हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, $1 मिलियन के $10 मिलियन के आसपास का इनको ऑर्डर आया है। तो कंपनी कह रही है वहां इस डिवीजन में
इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक यूएस का एक बड़ा क्लाइंट है जिससे हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर ये सेगमेंट भी हमारे लिए बहुत हाई रेट पे ग्रो करेगा। फिर आपका आईटी, आईओटी और जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है, कंपनी कह रही है ये तीनों अभी 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन तीनों में बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले आने वाले क्वार्टर्स में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी वर्टिकल नहीं है जिससे थोड़ा सा कंपनी वीकनेस एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे लास्ट ईयर रेलवे का था। इस बार कंपनी हर एक वर्टिकल के ऊपर काफी बुलिश है और वहां से कंपनी ओवरऑल 60% प्लस का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन लास्टली जो कंपनी का एक मीडियम टर्म आप विजन बोल सकते हो जो इन्होंने गाइड किया था मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट भी काफी एक्साइटेड है, इन्वेस्टर्स भी काफी एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेके कि $1 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने प्लान किया है बाय द एंड ऑफ FY28। सो कंपनी कह रही है वो गाइडेंस हमारा अभी भी मेंटेन्ड है और वो आपको हमारे हर एक क्वार्टर के ऑर्डर बुक का जो नंबर होता है उसका जो ग्रोथ है, अलग अलग वर्टिकल से जो हमारे ग्रोथ आ रहे हैं, नए नए सेगमेंट्स के अंदर जो हम कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं, नए पार्टनर्स को लेकर के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो गाइडेंस बिल्कुल हमारा मेंटेन है $1 बिलियन का FY28 में। और फिर FY2030 में कंपनी $2 बिलियन का रेवेन्यू प्लान कर रही है, यानी कि 17,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ FY2030 और 8,500 करोड़ बाय द एंड ऑफ FY28। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू है 2,700 करोड़, यानी कि सिर्फ 3 साल का फोरकास्ट अगर हम लेके चले तो मैनेजमेंट अपना रेवेन्यू मोर देन 3x करने को देख रहा है अगले 3 साल के अंदर। अब इसमें सिर्फ आप ओसाइड वाला बिजनेस देखोगे ना, जो कंपनी के लिए अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 साल के अराउंड ये बिजनेस, सिर्फ ये ओसाइड वाला बिजनेस हमारे लिए 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। आज कंपनी का पूरा सारे वर्टिकल्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तब भी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू लेस देन 3,000 करोड़ है और अगला 3-4 साल में मैनेजमेंट सिर्फ ओसाइड बिजनेस से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उस तरीके की ग्रोथ विजिबिलिटी ये लेके चल रहे हैं मार्केट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके आसपास का एग्जीक्यूशन हमको दिख रहा है। सो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है केन्स टेक्नोलॉजी का। नंबर्स ओवरऑल ठीक है, हाँ कुछ कंसर्न है और आप बोल सकते हो कि नियर टर्म में स्टॉक प्राइस को लेकर के ना एक बड़ा रिस्क इनके वही है कि अगर ये वर्किंग कैपिटल इनका सेकंड हाफ में भी इंप्रूव नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक अब 1 साल से ज्यादा हो गया इन्होंने वो जो एक्विजिशन वगैरह किया था स्मार्ट मीटर के अंदर, तो फर्स्ट हाफ में भी इन्होंने वो गाइडेंस दिया लेकिन उस डायरेक्शन में अभी तक दिखा नहीं बिजनेस, और सेकंड हाफ में भी अगर उस डायरेक्शन के आसपास कंपनी नहीं दिखती है तो वो एक नियर टर्म में स्टॉक के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस वाइज देखो तो ओवरऑल तो चीजें ठीक चल रही हैं। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, न्यू डील्स के पर्सपेक्टिव से देखें, क्लाइंट एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से देखें, जो नए प्लांट आने थे उसके कमर्शियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो चीजें बिल्कुल ठीक चली है, बिजनेस सही ट्रैक पे है। अब अपॉर्चुनिटी वाइज आई मीन ऑफ कोर्स ये बहुत थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। ये जो इस तरीके के बिजनेसेस हैं, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा एसजीएस और जो इस पूरे एरिया में काम कर रहे हैं, बिकॉज आप ये देखो कि ये सारी कंपनीज उन सेगमेंट के अंदर काम कर रही है जहां पे हम एज अ कंट्री, हमारा विजन है, हमारा एस्पिरेशन है कि अगले 5-10 साल में हमको अपना एक स्ट्रांग पोजीशन बनाना है, अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, वैल्यू चेन में आगे की तरफ बढ़ना है, डिपेंडेंसी अपनी इंपोर्ट पे से कम करनी है। और ये सारी बिजनेसेस जो है लास्ट 3-4-5 साल में ऑलरेडी 50-60-70% से ग्रो करते हुए आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगले 3-5 साल का फोरकास्ट भी इन बिजनेसेस का वैसा है। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट इनको इस तरीके का वैल्यूएशन देता है। मतलब बहुत रेयर होगा कि आपको केन्स का स्टॉक या ऐसे कंपनीज का स्टॉक जो है वो डबल डिजिट पी के अंदर दिखेगा। आई थिंक जनवरी का एक टाइम था जहां पे मार्केट में भी करेक्शन था और केन्स ने हार्डली आई थिंक 100 करोड़ से अपना गाइडेंस मिस किया था एक क्वार्टर का, और वहां पे हमने इसके स्टॉक को देखा था डबल डिजिट पी में आया था 38-3900 के आसपास। अभी तो आप देखोगे तो वहां से भी ऑलमोस्ट 70-80% स्टॉक रिकवर कर चुका है। रिकवर क्या मतलब 70-80% वहां से भी स्टॉक ऊपर है। तो मतलब वही चीज है यहाँ पे इन बिजनेसेस में, आप जब तक ऐसा एग्जीक्यूशन रहेगा और कोई बहुत सीरियस इंपैक्ट नहीं देखते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको ये इसी ट्रिपल डिजिट पी के अराउंड ही दिखेंगे। पैग रेशियो हालांकि आप देखने जाओगे जो इनका अर्निंग ग्रोथ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आई मीन लेस देन 1.5 के आसपास बन रहा है। तो जनरली हम बात करते हैं कि जो बिजनेसेस का मीडियम टर्म तक का ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा लगे 50-60% के आसपास, उनका पैग रेशियो 1.7-1.8 तक का भी जस्टिफाई होता है। लेकिन ये 1.5 के आसपास है। अब वही है, आप इसको कैसे लेते हो। अगर किसी इन्वेस्टर को ये हाई पी, हाई पैग रेशियो, हाई ईवी टू बिट्टा ज्यादा बॉदर करता है तो आई मीन बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं। हम ही यहाँ पे 15 से 16 सेक्टर ट्रैक करते हैं, हर सेक्टर में आप देखोगे 2-2, 3-3 टॉप प्लेयर्स हैं, तो 30 से 35 अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास में ऐसी होगी। तो जिसको बॉदर करता है ऑफकोर्स उसके पास में बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, बट जिसको प्ले करना है उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच वो फॉलो करे, जहां पे आपको 10-15% का करेक्शन दिखे, स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे, वो एक सही पॉइंट है इन स्टॉक्स पे अपना पोजीशन बिल्ड करने का। बिजनेस ऑन ट्रैक है, ऐसा कोई सीरियस कंसर्न अभी लगता नहीं है। बाकी इसकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।